बचपन में ही मोहन के पिताजी की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। अब वो और उसकी माँ एक गांव के छोटे से घर में रहते हैं। उनके पास जायदाद के नाम पर 2 बीघा जमीन थी और उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती थी। इतना पैसा बचाने के बाद भी माँ के इलाज का पैसा नहीं जमा कर पा रहा और जायदाद के नाम पर मेरे पास सिर्फ 2 बीघा जमीन है। एक काम करता हूँ, गांव वालों से थोड़ी मदद ले लेता हूँ, कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा। अरे सरपंच जी, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? देखो बेटा, मदद तो मैं तुम्हारी कर देता, पर मुझे तुमसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो तुम मुझे माफ करना। अच्छा। फिर मोहन गांव के और भी बड़े बड़े लोगों से जाकर पैसे उधार देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। क्या करूं? गांव में तो कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मुझे खेत में काम करके ही माँ का इलाज करना होगा। फिर मोहन हर रोज खेत पर काम करता और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले आता, पर फिर भी इन सब में घर की पूर्ति नहीं हो पाती। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, पर मैं माँ को भरपेट खाना भी नहीं खिला पाता। कैसा बेटा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं अपने खेत के साथ ही दूसरों के खेत में भी काम करना शुरू कर देता हूँ। कम से कम मैं अपनी माँ को भरपेट खाना तो खिला सकूंगा, पर अभी तो चलकर थोड़ा आराम करता हूँ। फिर मोहन खेत के पास के बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है और पेड़ के नीचे लेट जाता है। उसके पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो उसे वहां कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चमक रहा है? अरे बड़ी अजीब बात है। मेरा सर जितनी जगह में था सिर्फ उसी जगह की मिट्टी चमक रही है। कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं छुपा हुआ है? हाँ, मैंने सुना है कि पुराने जमाने के लोग जमीन में खजाना छुपा कर रखते थे। ऐसा कहकर वो वहां खोदने लगता है। थोड़ी देर की खुदाई के बाद उसे एक छोटा सा संदूक मिलता है। इतने छोटे से बक्से में क्या होगा? फिर वो उस बक्से को खोलता है। उसमें उसे तेज रोशनी के साथ एक कागज दिखाई देता है। हो सकता है इस कागज में खजाने का कोई नक्शा हो। अरे वाह मोहन, तू तो करोड़पति बन गया। अरे ये कौन सी भाषा लिखी है? अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि इसमें लिखा क्या है? वो उस बक्से को अपने कुर्ते की जेब में रखकर खेत का काम करने लगता है और उस कागज के बारे में ही सोचता रहता है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है। पर माँ, इसमें जो लिखा है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। एक काम कर, तू इस कागज को लेकर बड़े से वैद्य के पास चला जा। उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, वो बहुत ही भरोसेमंद भी है। हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। फिर वो उस कागज को लेकर बड़े वैद्य जी के पास चला जाता है। आओ आओ मोहन, बैठो। साधना की तबीयत कैसी है? तबीयत तो वैसी ही है जैसी पहले थी। वैसे वैद्य जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैद्य जी, मेरे खेत के पास जो पुराना बरगद का पेड़ है उसके नीचे से ये मिला।
मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये पढ़कर बता दें। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ वो कागज मुझे दो। अरे इसमें तो किसी जादुई खिचड़ी के बारे में लिखा है। क्या जादुई खिचड़ी? फिर कागज में देखकर मोहन को उस जादुई खिचड़ी की विधि और सामग्री बताते हैं। पर वैद्य जी, इस जादुई खिचड़ी में ऐसी क्या खास बात है? बेटा, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, पर मैं तुम्हें अपनी सूझबूझ से पता करके जरूर बताऊंगा। वैद्य जी का एक चेला बाहर खड़े होकर वैद्य जी और मोहन की बातें सुनने की कोशिश करता है। बात तो किसी खिचड़ी की कर रहे थे, पर कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मोहन वैद्य जी के कमरे से बाहर निकल रहा था, तब बिट्टू मोहन की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था और मोहन ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बिट्टू ने हमारी बातें सुन ली। खैर जो भी है, मुझे खिचड़ी के लिए वैद्य जी के बताए हुए सामान का इंतजाम करना होगा। फिर वो बैठकर सामान की लिस्ट बनाना तैयार करता है और पैसों का हिसाब लगाता है। वो सब तो ठीक है, पर खिचड़ी के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं। अब तो मैं इस खिचड़ी को बनाकर ही दम लूंगा। आखिर पता तो चले कि ऐसी कौन सी खास बात है इस जादुई खिचड़ी में। माँ, मुझे वैद्य जी ने उस कागज के रहस्य के बारे में बता दिया। अच्छा, तो क्या पता चला? माँ, उस कागज में किसी जादुई खिचड़ी की विधि है। क्या जादुई खिचड़ी? हाँ, वैद्य जी ने मुझे उसकी विधि बताई है। पर इसमें ऐसी क्या खास बात है? वो तो अब भी पता नहीं चला माँ। उस खिचड़ी को लेकिन मैं बना कर ही दम लूंगा। अरे बेटा, क्या हुआ? तू अचानक इतना परेशान क्यों हो गया? पर माँ, खिचड़ी को बनाने में तो पैसे लगेंगे, और मेरी जो भी कमाई है वो तो सब घर के खर्चे में और तुम्हारे इलाज में ही खत्म हो जाते हैं। एक काम कर, मेरी अटैची खोल, उसमें 2 सोने के मोती हैं। उन्हें बेचकर तुझे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि वो खिचड़ी तैयार हो जाए। पर माँ, तेरे मोती कैसे बेच सकता हूँ? अरे बेटा, मैं इन 2 मोतियों का क्या ही कर लूंगी, और वैसे भी अगर मेरा बस चले तो मैं तेरे आगे पूरे जहां की खुशियां लाकर रख दूं। पर मैं तो सिर्फ तुझे 2 मोती ही दे रही हूँ, और वैसे भी पता लगाना है ना कि उस जादुई खिचड़ी में ऐसी कौन सी खास बात है। हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। फिर मोहन साधना की अटैची में से वो दोनों सोने के मोती निकाल लेता है और मुंशी के पास पहुंचकर उन्हें बेच आता है। मोहन उन पैसों से खिचड़ी में लगने वाली सारी सामग्री और औषधियाँ खरीद लेता है। मैंने सारी सामग्री तो खरीद ली, पर जो वैद्य जी ने एक खास जड़ी बूटी बताई थी वो तो मुझे कहीं मिली नहीं। अब एक काम करता हूँ, ये सारा सामान लेकर वैद्य जी के पास ही जाता हूँ और उसके बाद फिर उन्हीं से पूछ लूंगा। मोहन को आता देख वैद्य जी अपने सभी चेलों को वहां से बाहर जाने को कहते हैं। मोहन वैद्य जी के पास आकर दरवाजा लगा लेता है। वैद्य जी, ये देखिए, मैं सारी सामग्रियां ले आया। अब आप मुझे बता दीजिए इन्हें कैसे और कितनी मात्रा में खिचड़ी में मिलाना है। और हाँ, मुझे एक जड़ी बूटी नहीं मिली, उसके बिना खिचड़ी नहीं बन सकती। वो कागज तुम्हारे पास होगा ना, वो मुझे दो। फिर मोहन वैद्य जी को कागज दे देता है। नहीं, वो जड़ी बूटी बहुत ही खास है। इसमें लिखा है कि उस जड़ी बूटी के बिना उस खिचड़ी का कोई महत्व नहीं रहेगा। सारी जड़ी बूटियां जरूरी हैं। पर वो जड़ी बूटी मुझे मिलेगी कहाँ? तुम यहां से उत्तर की तरफ करीब 1 कोस दूर जाओगे तो तुम्हें एक पहाड़ पर वो औषधि मिलेगी। पर ध्यान रखना, सूरज डूबने से पहले ही वो औषधि ले आना, क्योंकि रात के अंधेरे में वो औषधि गायब हो जाती है। ठीक है, तो मैं अभी उस औषधि को ढूंढने के लिए निकलता हूं। मोहन उत्तर में जाकर उस पहाड़ पर पहुंच जाता है। लगता है यही वो पहाड़ है जो वैद्य जी ने बताया था। फिर वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। उसे दूर से ही वो औषधि दिख जाती है। उस औषधि को लेने के लिए एक लकड़ी के ब्रिज पर से गुजरना था। इस पुल को तो देखकर लग रहा है कि
ये बहुत पुराना है, पर कितना मजबूत है, अभी तक भी टिका हुआ है। फिर वो उस ब्रिज पर चलने लगता है। एक दो कदम चलने के बाद पुल टूट जाता है और मोहन नीचे नदी में गिर जाता है। जैसे तैसे तैरकर मोहन नदी के किनारे पहुंच जाता है और फिर से उसी जगह पर पहुंचता है। ये पुल तो टूट गया, अब मैं औषधि कैसे लूंगा? और थोड़ी देर में सूरज भी डूबने वाला है। क्या करूं, क्या करूं? फिर वो अपने आसपास देखता है। उसे पेड़ की एक मोटी बांस की लंबी टहनी दिखाई देती है। वो जाकर बांस की लंबी टहनी खींच कर ले आता है और दोनों पहाड़ के बीच में रख देता है और उस पर चलकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अरे अरे वाह, ये तो वही खास जड़ी बूटी है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। और बहुत सारी जड़ी बूटियां तोड़ लेता है। अब बस जल्दी ही मुझे उस खिचड़ी का राज पता चल जाएगा। फिर मोहन घर जाकर खिचड़ी बनाने की तैयारी करता है। इसका मिश्रण तो तैयार हो गया और वैद्य जी ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही लग रहा है। तभी उसके घर की खिड़की से बिट्टू झांक कर उसे देखने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। एक काम करूंगा, मौका देखकर इसके घर की तलाशी लेता हूं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हाँ, खिचड़ी तो बन गई। अब बस इसे जल्दी से चख कर देखता हूं कि इसमें क्या खास बात है। एक प्लेट में खिचड़ी लेकर थोड़ी सी चखने लगता है। वो बस एक कौर मुंह में रखता ही है, तभी अचानक साधना के चिल्लाने की और बर्तन गिरने की आवाज आती है। मोहन दौड़कर अंदर जाता है तो साधना खून की उल्टियां कर रही होती है। माँ क्या हुआ तुझे? मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। मोहन दौड़ता हुआ वैद्य के यहाँ आता है। रास्ते में बिट्टू के कुछ गुंडे मोहन को घेर लेते हैं। अरे, इससे वो राज की बात उगलवाओ, ना बताए तो मार मार कर हड्डियां ढीली कर दो। और खुद उसके घर की तलाशी लेने के लिए चला जाता है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए, उसके बाद तुम मेरी जान ले लेना। अरे मारो इसे। सभी एक साथ उसे मारने के लिए आते हैं, पर मोहन सभी गुंडों को एक साथ हवा में उछाल देता है। अरे, इस सूखी हड्डी में इतनी ताकत? एक गुंडा पीछे से उसके हाथ पर वार करता है। मोहन फिर से सभी गुंडों को मारने लगता है। सभी गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बिट्टू मोहन के घर पहुंचता है। बिट्टू की नजर भी साधना पर पड़ती है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देता है और उसके घर की तलाशी लेने लगता है। आखिर उस बक्से में ऐसी कौन सी खास बात है जो वैद्य जी हमारे सामने नहीं कर रहे थे? तभी उसकी नजर खिचड़ी पर पड़ती है। अरे वाह, खिचड़ी। वो थोड़ी सी खिचड़ी चखकर उसे थूक देता है। थू थू, थू, ये क्या बनाया है? इसे तो खाना भी बनाना नहीं आता। और फिर से संदूक ढूंढने लगता है और बिट्टू की नजर मोहन के कुर्ते पर पड़ती है। बिट्टू उस कुर्ते को टटोलता है तो वो संदूक उसी में होता है। हाँ, यही तो थी। इसी में कोई खास बात होगी। और बिट्टू वहां से चला जाता है। मोहन वैद्य जी के यहाँ जाकर देखता है तो वैद्य जी की हालत बहुत खराब होती है।
वो जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वैद्य जी, वो मैं आपको लेने आया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और यहाँ आकर देखा तो आप भी। मेरी बात सुनो बेटा, मेरा समय आ गया है। पर माँ उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो खून की उल्टियां कर रही हैं। आप बताइए मैं क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा आखिरी समय आ गया है, पर वो जो जादुई खिचड़ी है उससे तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। वो खिचड़ी किसी का भी रोग ठीक कर सकती है। बस उस खिचड़ी को अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करना, नहीं तो वो खिचड़ी बुरा असर भी कर सकती है। ठीक है, मैं वो खिचड़ी आपको भी खिला दूंगा तो आप भी ठीक हो जाएंगे। नहीं, अब मुझे किसी भी औषधि की जरूरत नहीं है। मुझे तो मेरे राम लेने आएंगे। ऐसा कहकर वैद्य जी वहीं दम तोड़ देते हैं। मोहन दौड़कर अपने घर जाता है और अपनी माँ को जल्दी से वो खिचड़ी खिला देता है। माँ ये खिचड़ी खा लो, बस थोड़ी सी खा लो। साधना खिचड़ी खा लेती है। खिचड़ी खाने के थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ की उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। ये तो चमत्कार हो गया, मैं इतने सालों से उठ नहीं पाती थी। और फिर खाट से उतर जाती है और चलने लगती है। देख मैं चल भी सकती हूँ। और दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। माँ ये इस जादुई खिचड़ी का कमाल है। मोहन की नजर उसके हाथ की चोट पर लगती है और फिर मोहन साधना को सारी बातें बताता है। पर बेटा, हमें किसी और पर भी इस खिचड़ी को जांच लेना चाहिए। हाँ माँ, क्यों नहीं, हम जमुना काकी को भी ये खिचड़ी खिलाएंगे। उन्हें भी तो कितने दिनों से लकवा है ना। तू ठीक कह रहा है। फिर साधना और मोहन जमुना काकी को भी खिचड़ी खिलाते हैं और जमुना काकी भी कुछ देर बाद बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। बेटा, ये तूने कौन सी औषधि खिला दी? सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, पर तूने तो चमत्कार ही कर दिया। अरे काकी, अभी चमत्कार तो आपने देखा ही नहीं है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई। माँ, वैसे मैं क्या सोच रहा था कि जैसे इस खिचड़ी ने आपको ठीक कर दिया और जमुना काकी को ठीक कर दिया, तो क्यों ना मैं इस खिचड़ी से और भी लोगों को ठीक कर दूं। मैं खिचड़ी बनाऊंगा और एक ठेला लगाऊंगा, जिससे सभी लोगों को इलाज भी मिलेगा और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी। हाँ बेटा, बात तो सही है। हाँ, और मैं उस खास जड़ी बूटी को अपने खेत में लगा दूंगा, जिससे मुझे बार बार तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। अच्छा, तो ये किसी जादुई खिचड़ी के बारे में है। इनकी यही खिचड़ी चल रही थी अब से। मोहन सारी सामग्री इकट्ठी करके फिर से खिचड़ी बनाता है और ठेला लगा लेता है। ठेले पर लिखता है जादुई खिचड़ी वाला, और देखते ही देखते आग की तरह बात पूरे गांव में फैल जाती है। मोहन हर किसी को कम से कम पैसों में खिचड़ी देने लगता है। मोहन की खिचड़ी के बारे में सुनकर एक औरत, जिसे सालों से कमर का दर्द था, वो मोहन के ठेले पर अपने बेटे के साथ आती है। भाई, मैं तुम्हारी खिचड़ी के बारे में सुनकर बहुत दूर से आई हूँ। क्या सच में तुम्हारी खिचड़ी सभी रोगों का इलाज करती है? अरे माँ जी, ये लीजिए, आप पहले मेरी खिचड़ी खाकर तो देखिए। फिर वो औरत खिचड़ी खा लेती है। अरे बेटा, मुझे खिचड़ी खाकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा दर्द वो भी अचानक छूमंतर हो गया। और फिर वो औरत व्हील चेयर से उठ खड़ी होती है और मोहन के पास आकर उसके पैर छूकर रोने लगती है। बेटा, मैं कितने ही सालों से कमर दर्द की वजह से दुख पा रही थी, पर आज सिर्फ तेरी वजह से मैं ठीक हो गई। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये सब मेरा नहीं, ये खिचड़ी का कमाल है। बिट्टू भी ये सब होते हुए देख रहा था। अच्छा, तो ये खास बात है उस जादुई खिचड़ी में। अब तो मुझे भी ये खिचड़ी बनानी पड़ेगी। मैं इससे भी अच्छी खिचड़ी बनाऊंगा। बिट्टू कागज में पढ़कर खिचड़ी की विधि देखता है। अच्छा, तो ऐसे बनाते हैं जादुई खिचड़ी। वो जाकर सारा सामान ले आता है और उस कागज से मिलाने लगता है। खिचड़ी के लिए सारा सामान तो आ गया,
पर ये कौन सी जड़ी बूटी है? अजी छोड़ो, है एक जड़ी बूटी ना होने की वजह से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ये खिचड़ी बनाकर मैं सबसे बड़ा वैद्य बन जाऊंगा। हैं। बिट्टू भी खिचड़ी बना लेता है और मोहन के ठेले के सामने जाकर, अरे सुनो सुनो, अरे गांव वालों देखो, मैं भी जादुई खिचड़ी बना सकता हूँ भैया। बिट्टू भीड़ में खड़े एक आदमी को उसकी खिचड़ी खिलाता है। ये लो खाओ और खाकर देखो कि किसकी खिचड़ी ज्यादा अच्छी है। फिर वो आदमी उस खिचड़ी को खाता है। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ आराम मिलाया नहीं? अरे अरे, तुमने इस खिचड़ी में क्या मिला दिया है भाई? अरे तुम्हारी इस खिचड़ी से तो मुझे जुलाब लग गया। ना जाने क्या उलझुल खिचड़ी में डाल दिया और आया जादुई खिचड़ी बनाने वाला। अरे मारो इसे, मारो। खिचड़ी बेच बेच कर मोहन सभी बीमारियां ठीक करता है और गरीबों को मुफ्त में ही खिचड़ी देता है। इस तरह मोहन की हालत भी सुधर गई और उसने गांव में एक बड़ा मकान और 25 बीघा जमीन और भी खरीद ली। उदयपुर में एक परिवार रहता था जिसमें पति मजनू, पत्नी सुलेखा और उनके 2 बच्चे चिंकी और छोटू रहते थे। मजनू को शराब पीने की बुरी आदत थी। एक दिन, सुलेखा, ओ सुलेखा, मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि पैसे हैं या नहीं। मैंने तुमसे कहा है कि मुझे पैसे दो। क्या आपको नहीं पता कि हमारे घर की स्थिति कैसी है? कितनी मुश्किल से घर चलता है और आपको शराब पीने के लिए पैसे चाहिए? क्यों? ढाबे पर जो कमाई होती है वो कहाँ जाती है? ढाबे का सामान, घर के लिए खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आपके लिए सबसे जरूरी आपकी शराब। बचत ही क्या है? कहीं से भी पैसे ला कर दो। मैंने तुम्हें अपना ढाबा दे रखा है, मुझे उसका किराया चाहिए। उस किराए के बदले में हम आपको खाना देते हैं। मजनू गुस्से में सुलेखा को मारता है और घर से चला जाता है। ये सब देखकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। पिता के जाने के बाद रोती हुई चिंकी माँ के पास आती है। माँ, पिताजी रोज आपको मारते हैं। मेरे दोस्तों के पिता तो ऐसा नहीं करते। नहीं बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। माँ, पिताजी बहुत बुरे हैं। वो रोज आपको मारते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारे पिता हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इस बात को वो जरूर समझेंगे। सुलेखा घर का काम करके ढाबे पर जाती है। खाना बनाकर बेचती है। वो बड़ी मेहनत करती, लेकिन मजनू की शराब पीने की आदत उसे तोड़ देती, रोज की तरह। बच्चों, अब तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं ढाबे पर जाती हूँ। आज मुझे शाम को आने में थोड़ी देर होगी क्योंकि आज गांव में गुरु काका के घर खाना बनाकर देना है। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं स्कूल से आने के बाद छोटू को खाना खिला दूंगी और खुद भी खा लूंगी। इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी समझदार परी। माँ, और मैं? तू तो मेरा राजकुमार है। उस दिन सुलेखा को आने में बहुत देर हो जाती है। मजनू रोज की तरह नशे में घर आता है और गुस्से में सुलेखा को बहुत मारता है। मजनू की मार से सुलेखा बीमार हो जाती है। दूसरे दिन सुबह, माँ, आप अभी तक सोई हो? उठो ना, हमें स्कूल जाना है। क्या आज आपको ढाबे पर नहीं जाना? आज बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ भी नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, आज आप आराम कर लीजिए।
रात की रोटी रखी है, मैं तेल और नमक लगाकर ले जाती हूँ। छोटू को भी खिला दूंगी। क्या मैं आपके लिए डॉक्टर काका से दवा ले आऊं? नहीं मेरी परी, तूने मुझे हाथ लगा दिया, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं थोड़ी देर में उठकर ढाबे पर जाऊंगी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। सुलेखा न जाने कब बेहोश हो जाती है। स्कूल से आने के बाद चिंकी और छोटू अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखते हैं। माँ, आपको क्या हो गया है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? उठिए ना माँ, हमें भूख लगी है। सुलेखा कोई जवाब नहीं देती। छोटू, तुम माँ के पास बैठे रहना, कहीं मत जाना, मैं डॉक्टर काका को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है दीदी, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जल्दी डॉक्टर काका को ले आओ। चिंकी दौड़ते हुए गांव के दवा खाने जाती है। डॉक्टर काका जल्दी चलिए, मेरी माँ को कुछ हो गया है। क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? पता नहीं, मैं और छोटू स्कूल गए थे, जब वापस आए तो देखा माँ सोई हुई है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही। हमने बहुत आवाज दी। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुलेखा के घर पर चिंकी, मुझे थोड़ा पानी ला कर दो। तुम्हारी माँ कब से बीमार है? माँ को आज सुबह बुखार आ गया, वो उठी नहीं। कल वो अपने काम पर गई थी? हाँ, कल वो अपने काम पर गई थी, लेकिन चिंकी चुप हो जाती है। जो भी बात है साफ साफ बताओ, इन्हें क्या हुआ था? डॉक्टर काका, पापा ने माँ को बहुत मारा था, इसलिए सुबह से उसको बुखार हो गया। मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों उसका ध्यान रखना और उसे आराम करने के लिए बोलना। मैं तुम्हारी माँ को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसे होश आ जाएगा। फिर बाद में तुम उसे कुछ खिलाकर ये दवाइयाँ दे देना, मैं कल आऊंगा। डॉक्टर सुलेखा को इंजेक्शन देता है और दवाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सुलेखा को होश आता है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करती है। माँ, तुम लेटी रहो, डॉक्टर काका ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने खिचड़ी बनाई है, तुम इसे खाकर अपनी दवा खा लो और आराम करो। सुलेखा अपनी 10 साल की बेटी की बातें सुनकर रोने लगी। चिंकी, तूने खिचड़ी कैसे बनाई? तुम्हें खाना बनाते देखती हूँ ना, और चूल्हा जलाने के लिए मैंने पड़ोस की शोभा काकी से मदद ली थी। सुलेखा अपने दोनों बच्चों को गले से लगाती है। मेरे बच्चे समय से पहले बड़े हो गए। छोटू और चिंकी पूरा दिन माँ का खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन शाम को मजनू फिर से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है और पैसे न मिलने पर सुलेखा की पिटाई करता है। दूसरे दिन डॉक्टर फिर से आते हैं। सुलेखा, क्या मजनू ने तुम पर हाथ उठाया था? सुलेखा चुप रहती है। मुझे चिंकी और छोटू ने सब कुछ बता दिया है। तुम ऐसे आदमी के साथ रहते ही क्यों, जो तुम्हारी कमाई भी खाता है और तुम्हें मारता भी है? डॉक्टर साहब, एक औरत के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन इस तरह तो तुम्हारी हालत और खराब होती जा रही है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी ठीक होना होगा अपने बच्चों के लिए। मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना होगा और साथ ही आराम भी करना होगा। कई दिनों तक सुलेखा बिस्तर से नहीं उठ पाती और घर का राशन भी खत्म होने लगता है। दूसरी तरफ मजनू रोज सुलेखा से मारपीट करता। एक दिन मजनू एक औरत को अपने साथ लेकर आता है। आज से ये भी इस घर में रहेगी, समझे? और तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना होगा। कौन है ये और मेरे घर में क्यों रहेगी? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के पिता हो, मैं जिंदा हूँ और तुमने दूसरी शादी कर ली। तुम मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती और ये रोज मुझे शराब पीने के लिए पैसे देती है, वो भी खुशी खुशी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर की हालत तो देखो, जानवर के रहने के लायक भी नहीं है। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम मेरे घर चलो, हम दोनों वहाँ पर ही रहेंगे। तुम्हें जैसा ठीक लगे। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं। अपनी बकवास बंद करो, मैं आज से अनीता के घर पर रहूंगा। मजनू अनीता के साथ चला जाता है और सुलेखा की हालत और खराब हो जाती है। घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। छोटू, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया। हमारे पास सिर्फ कल के लिए राशन है, हम क्या करेंगे? चलो ढाबे पर चलते हैं, शायद वहाँ कुछ राशन हो। दोनों ढाबे पर जाते हैं। सारे डब्बे खोलकर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता।
छोटू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? माँ को खाना कैसे देंगे? अगर माँ को खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएगी। मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा। तभी एक आवाज आती है, बच्चों तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बच्चे डर जाते हैं। तभी वहाँ एक परी आती है। आप कौन है? बच्चों मैं नील परी हूँ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम दोनों इतनी कम उम्र में कितने समझदार हो। तुम्हारी माँ को क्या हुआ? आप वही परी हैं जिसकी कहानी हमें माँ सुनाती थी। हाँ मैं वही परी हूँ। बताओ तुम्हारी माँ को क्या हुआ? परी रानी, हमारी माँ बहुत बीमार है। हमारे घर में राशन नहीं है, ना ही यहाँ ढाबे पर हमें राशन मिला। हम अपनी माँ को खाना कैसे देंगे? और डॉक्टर ने कहा है कि हमें हमारी माँ का ध्यान रखना है, नहीं तो वो मर जाएगी। परी बच्चों को गले लगाती है। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहते। वो बहुत बुरे आदमी हैं। उन्होंने मार मार कर हमारी माँ को बीमार कर दिया। मैं तुम्हें थोड़ा राशन देती हूँ, तुम उसे अपने घर ले जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो। परी रानी, आप हमें सामान के साथ साथ एक और चीज दे दीजिए। क्या चाहिए? लड्डू, पेड़े, मिठाइयाँ? नहीं नहीं, हमें वो सब नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं हमारी माँ के काम में उनकी मदद करें हम, जिससे हमारी माँ को थोड़ा आराम का समय मिल जाए और वो कभी बीमार ना पड़े। तुम क्या करना चाहते हो? हमारी माँ अकेले काम करती है, पहले घर में फिर ढाबे पर। अगर हम दोनों भी उनके साथ काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और माँ को आराम करने का वक्त मिल जाएगा। तो तुम दोनों इस ढाबे को चलाना चाहते हो? हाँ परी रानी। ठीक है, मैं तुम्हें ढाबे को चलाने के लिए बहुत सारा राशन दे देती हूँ और तुम्हारे घर के लिए भी। लेकिन मुझे तो खिचड़ी के सिवा कुछ बनाना नहीं आता, और खिचड़ी खाने ढाबे पर कौन आएगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस ढाबे को जादुई ढाबा बना दूंगी और साथ ही तुम्हें एक जादुई मसाला दूंगी। पहले तुम दोनों ये बताओ, तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हमें तो सबसे ज्यादा शाही पनीर पसंद है। बहुत पहले एक बार किसी की शादी में माँ ने बनाया था। हमें तो सबसे ज्यादा शाही पनीर पसंद है। बहुत पहले एक बार किसी की शादी में माँ ने बनाया था। ठीक है, तो आज से इस ढाबे पर शाही पनीर बनेगा और जब तुम बोलोगे तब चावल और रोटी भी तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे तो वो आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? मैं बताती हूँ। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और ढाबे में सारा सामान आ जाता है। तुम्हें सिर्फ रोज 1 किलो पनीर में इस चम्मच से 1 चम्मच ही जादुई मसाला डालना है। इसके बाद सारा काम अपने आप हो जाएगा। और अगर तुम्हें रोटी चावल चाहिए तो तुम ढाबे से बोलना, जजंतरम मंत्रम रोटी चावल आजा, और रोटी चावल आ जाएगा। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह चिंकी और छोटू स्कूल जाने के बहाने घर से निकलते और जैसा परी ने बताया वैसा ही करते हैं। शाही पनीर की खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं। अरे भाई, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो सुलेखा भाभी के ढाबे से आ रही है। लगता है सुलेखा भाभी ने वापस ढाबा शुरू कर दिया है। चलो, बहुत दिन हो गए, कुछ स्वाद का नहीं खाया। चलो चलते हैं। चिंकी, सुलेखा भाभी कहाँ है? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आज स्कूल नहीं गए? नहीं चाचा, हम स्कूल जा रहे थे, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वो घर पर आराम करने चली गई। और माँ ने आज ढाबे के लिए शाही पनीर बनाया है। फिर शाम तक शाही पनीर खराब हो जाता, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। अच्छा, एक काम करो चिंकी, 1 प्लेट शाही पनीर और चावल दे दो। क्या रोटियां भी हैं? हाँ सोहन चाचा, रोटियाँ भी हैं। तो मुझे 1 प्लेट शाही पनीर के साथ 4 रोटियां दे दो। ये लो खाने के पैसे। चिंकी पैसे लेती है। आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं बस अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चिंकी सोहन और मोहन के लिए खाना लेकर आती है
उस जादुई मसाले के स्वाद से दोनों चटकारे लेकर शाही पनीर खाते हैं और गांव के बहुत से लोग ढाबे पर आकर खाना खाते हैं। फिर तो ये रोज की बात हो गई। कुछ दिनों में सुलेखा ठीक होकर बच्चों के साथ ढाबे पर आने लगी। बच्चों, तुमने इतना स्वादिष्ट शाही पनीर बनाना कहाँ से सीखा और तुम ये सब कैसे करते हो? आपको ही काम करते देखा था, बस सीख लिया। परी ने सिखाया। अच्छा, परी ने सिखाया? फिर तो अच्छा ही सिखाया होगा। आप घर का काम करके फिर ढाबे पर आया करिए, हम दोनों यहाँ आकर यहाँ का काम करके स्कूल चले जाएंगे। तुम दोनों को भगवान ने वक्त से पहले कितना बड़ा कर दिया। सुलेखा के शाही पनीर के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन ये खबर अनीता तक भी पहुंची। तुम्हारे ढाबे के शाही पनीर के चर्चे तो जगह जगह हो रहे हैं। चलो आज हम दोनों भी चलकर खाकर आते हैं। मैं भी तो देखूं क्या स्वाद है तुम्हारे ढाबे की सब्जी में। हाँ चलो, मैं क्या डरता हूँ? अरे मेरा ही तो ढाबा है। मजनू और अनीता सुलेखा के ढाबे पर जाते हैं। अरे अंदर जाकर बोलो कि ढाबे के मालिक आए, इसलिए स्पेशल प्लेट बना कर दो। हमारे ढाबे पर हर आदमी स्पेशल ही होता है। मैं अभी आपका खाना लेकर आती हूँ। चिंकी खाना लाकर मजनू के आगे रख देती है। कुछ खास तो नहीं है। न जाने क्यों ये गांव वाले इस सब्जी की इतनी तारीफ करते हैं। इससे अच्छी सब्जी तो तुम बनाती हो अनीता। अनीता सब्जी चटकारे ले लेकर खा रही होती है और मजनू की बात जैसे उसे सुनाई ही नहीं देती। अगर सब्जी आपको पसंद नहीं है तो आप खाना छोड़कर जा सकते हैं। तेरी माँ ने तुझे भी बदतमीज बना दिया है? बित्ते भर की लड़की और इतनी लंबी जवान है। चिंकी पैर पटककर अंदर जाती है और बड़बड़ करती है। इन्हें मेरी माँ का खाना बकवास लगता है। भगवान करे इन्हें दुनिया का हर खाना बकवास लगे, तब इन्हें पता चलेगा स्वादिष्ट खाने और बकवास खाने में क्या फर्क है। अरे सब्जी तो वाकई बहुत स्वाद बनी है, एक प्लेट और मंगा लो ना। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। मैंने तो आज तक ऐसी सब्जी खाई ही नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ना इसमें नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला है। कोई स्वाद ही नहीं है सब्जी का। तो पागल हो गए तुम? तुमने नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन चुपचाप मेरे लिए एक प्लेट और मंगाओ। चलो हम कहीं और चलकर कुछ खाते हैं। तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन मैं तो यही शाही पनीर खाऊंगी। तुम मेरे लिए मंगाते हो या मैं तुम्हारी आरती उतारूं? मजनू इधर उधर देखने लगता है और उसकी नजर सुलेखा से मिलती है। मजनू शर्म से आंखें नीची कर लेता है। ठीक है, तुम्हें खाना है तो तुम खाओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अनीता पूरी 2 प्लेट सब्जी और खा जाती है। घर जाकर मेरे लिए कुछ खाने का बना दो। मैं कुछ भी बनाकर नहीं दे रही, सुबह का खाना रखा है, खा लो जाके। अरे ये कैसा खाना बनाती हो तुम? है ना नमक डाला ना मिर्ची डाली है। अच्छा, आज तुम्हारी पहली पत्नी के पास पैसा क्या आ गया? तुम्हें मेरे खाने में स्वाद नहीं लग रहा? कल तक तो यही खाना बड़ा स्वादिष्ट था। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम खुद खा कर देखो। अच्छी भली स्वादिष्ट सब्जी है, तुम्हें ही स्वाद नहीं आ रहा। स्वादिष्ट? अरे गोबर जैसी। तुमने गोबर भी खा रखा है। इस बात पर मजनू और अनीता का झगड़ा होता है और मजनू अनीता को मारने के लिए हाथ उठाता है। अनीता उसका हाथ मोड़ देती है। अरे माँ, मर गया मैं तो। अरे इस दुष्ट ने मेरा हाथ तोड़ दिया। आई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही हाथ उठाना आता है? आज तुम्हारे रंग ढंग बदल गए, इसलिए मैंने भी अपना रंग बदल लिया। अनीता उसे घर से निकाल देती है। मजनू को किसी भी चीज का स्वाद अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि शराब का भी नहीं। भाई मुझे एक प्लेट गोलगप्पे खिला दो। हाँ ये लो। कितना गंदा है ये गोलगप्पा भाई। इतना बकवास तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओ भाई ओ, तू पहला आदमी है जिसने मेरे गोलगप्पे की इतनी बेइज्जती करी है।
रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। वो मजनू को भगा देता है। फिर मजनू एक हलवाई की दुकान पर जाता है। ओ भाई जी, ओ मुझे एक प्लेट समोसे दे दो, बड़ी भूख लगी है। ठीक है, देता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे समोसे स्वादिष्ट तो हैं? मेरे समोसे सिर्फ इस गांव में ही नहीं, आसपास के 10 गांव में प्रसिद्ध हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। फिर तो दे दो 2 प्लेट। ये लो अपने 2 प्लेट समोसे। इतना बकवास समोसा है? और तुम इसे प्रसिद्ध बोल रहे हो? मेरे समोसे में कमी नहीं है, तेरे मुंह में कमी है, तेरी नीयत में कमी है। शर्म नहीं आती तुझे? अनाज को फेंक रहा है। तेरी वजह से फेंक रहा हूँ? इतना बकवास समोसा बनाया तूने? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे मैं। हलवाई के काम करने वाले मजनू को उठाकर दुकान के बाहर फेंक देते हैं। 2 दिनों में ही मजनू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे मोहन मिलता है। मजनू, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। तुम इस अनीता को छोड़कर सुलेखा भाभी के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? किस मुंह से जाऊं भैया, मैंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार जो किया है। मोहन सुलेखा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मोहन भैया, मैंने ना तो उन्हें घर से बाहर जाने को कहा था, ना अंदर आने को मना किया है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अब वो मेरे घर में दोबारा तभी आएंगे जब अपनी शराब को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। भाभी, उसकी हालत बहुत खराब है। उसे तो शराब क्या, पानी का भी स्वाद समझ नहीं आ रहा। मोहन और सुलेखा की बातें चिंकी और छोटू भी सुन रहे होते हैं। छोटू, मुझे पिताजी से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन मैंने देखा कि माँ उनके लिए परेशान है। हाँ दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं छोटू, पिताजी को क्या बीमारी हो गई है। दीदी, क्या हम परी रानी से प्रार्थना करें? हाँ, तुमने सही कहा। दोनों ढाबे पर जाकर परी से प्रार्थना करते हैं। बच्चों, मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे पिता को सबक सिखाने के लिए किया था। अगर तुम चाहते हो तो मैं उन्हें वापस ठीक कर देती हूँ। हाँ परी रानी, आप उन्हें फिर से ठीक कर दीजिए। उनकी वजह से माँ बहुत परेशान है और हम उन्हें परेशान नहीं देख सकते। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है। बच्चों, मैंने तुम्हारे पिता को उसके मुंह का स्वाद वापस कर दिया है, लेकिन अगर उन्होंने फिर से कभी शराब पी या तुम्हारी माँ को मारा तो मैं हमेशा के लिए उनके मुंह का स्वाद गायब कर दूंगी। चिंकी, छोटू और परी की ये सारी बातें पास खड़ी सुलेखा सुन लेती है और सब कुछ समझ जाती है। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुश्किल समय में मेरे और मेरे परिवार की बहुत मदद की। सुलेखा, गलत करने वाला जितना गुनहगार होता है, उतना ही गुनहगार गलत को सहने वाला भी होता है। मुझे माफ कर दीजिए परी रानी, मैं आपकी सब बातें समझ गई। मैं आगे से इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। मजनू अपनी जबान का खोया हुआ स्वाद तो वापस पा लेता है और साथ ही अपनी पत्नी सुलेखा की कीमत को भी समझ लेता है। वो दोनों मिलकर ढाबे को बड़ी मेहनत से चलाते हैं, लेकिन शाही पनीर चिंकी और छोटू ही बनाते हैं।